बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 10 में चैप्टर नंबर है 7 एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का सेक्शन भी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू थिंक विच मेथड इज़ फास्टर, क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल। तो हमने जो है एनालिटिकल मेथड पढ़े थे, जिसमें से एक मेथड था क्लासिकल और एक था इंस्ट्रूमेंटल। तो किसी चीज़ को या किसी सब्सटेंस को एनालाइज करने के लिए जो है ये दो मेथड यूज़ होते हैं। तो क्लासिकल मेथड जो है वो ओल्ड मेथड है और ये थोड़ा स्लो होता है और इसके अंदर कोई ख़ास इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। वैसे इसमें हमें अपैरेटस तो चाहिए होता है और अपैरेटस जैसे फ़िज़िकल बैलेंस वगैरह चाहिए होगा, लेबॉर्ट्री की चीज़ें चाहिए होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा बड़े इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। क्लासिकल मेथड ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और उसके साथ साथ ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं होता, जबकि इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है वो बहुत एक्यूरेट होता है और जो है बहुत लेस टाइम कंज्यूम करता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लिखेंगे क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड आर टू मेथड्स विच आर यूज्ड टू क्वालिफाई एंड क्वांटिफाई अ सब्सटेंस। तो क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल ये दो मेथड हैं जो किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वालिटी कैसे मालूम करना होती है, यानी कि हम ये देखते हैं कि वो सब्सटेंस कैसी है देखने में और उसके अंदर कौन से कंपोनेंट हैं। फिर क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं कि हम उसको वेट करते हैं या उसका वॉल्यूम मालूम करते हैं और ये मालूम करते हैं कि उस सब्सटेंस के अंदर जो जो कंपोनेंट्स हैं वो कितनी क्वांटिटी में है। द इंस्ट्रूमेंटल मेथड इज़ वेरी फास्ट देन क्लासिकल मेथड। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है ये फास्ट होता है क्लासिकल मेथड की निस्बत। इट इज़ वेरी सेंसिटिव, ये बहुत सेंसिटिव होता है, यानी कि बहुत छोटी से छोटी वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं इससे। एंड रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन को हमें क्वांटिफाई या क्वालिफाई करना है उसकी बहुत स्मॉल अमाउंट ही हमें ज़रूरत होती है, थोड़ी अमाउंट में ही चाहिए होता है। इट इज़ क्विकर एंड चीपर, ये सस्ता भी होता है और क्विकर भी होता है। मोर एफिशिएंट, ज़्यादा एफिशिएंट होता है। एंड मोर एक्यूरेट, ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ऑटोमेटिक इक्विपमेंट मेक्स डेटा स्टैटिस्टिकल हैंडलिंग। जब हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड यूज़ कर रहे होते हैं तो इसके अंदर जो होता है कंप्यूटर वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अंदर डेटा भी रेडी हो जाता है। डेटा के ज़रिए हमें सारी कैलकुलेशन ईजिली मिल जाती हैं। तो जब आप ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा किस तरह से ये डेटा कैलकुलेट हो जाता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर। हमारा जो है इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ विल यू कंपेयर द एनालिटिकल टेक्निक्स टू वन अनदर। तो एनालिटिकल टेक्निक्स को आपने कंपेयर करना है। हमने पढ़ी थी एनालिटिकल टेक्निक्स जो हैं वो दो हैं, एक है हमारी क्वालिटेटिव एनालिटिक और दूसरी है क्वांटिटेटिव एनालिटिक। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लिखते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो हम कॉलम बना के करेंगे, जब भी डिफरेंस आता है हमें कॉलम बना के करना चाहिए। और यही सेम क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी है, उसमें हम ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे, इसमें हम थोड़ा शॉर्टली डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आइंस और कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अ सैम्पल इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस। किसी सैम्पल के अंदर ये आइडेंटिफाई करना कि उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं या आइंस हैं या कौन कौन से कंपाउंड्स मिक्स हुए हैं, तो वो एनालिसिस जो है वो कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इट इज़ परफॉर्म बाय सिलेक्टिव केमिकल रिएक्शन सच एज फ्लेम टेस्ट एंड केमिकल टेस्ट। ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये केमिकल टेस्ट के या केमिकल रिएक्शन के ज़रिए किया जाता है। और इसमें कौन से केमिकल रिएक्शन कराए जाते हैं, फ्लेम टेस्ट कराया जाता है और केमिकल टेस्ट कराया जाता है। केमिकल टेस्ट जो है वो प्रेसिपिटेट बना के किया जाता है कि उसमें कोई जो है एसिड या कोई केमिकल ऐड करा जाता है और उसमें जब प्रेसिपिटेशन होती है उस प्रेसिपिटेशन के कलर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। और फ्लेम टेस्ट जो है वो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में करते हैं, जिसमें हम उसको बर्न करते हैं और उसमें जो फ्लेम निकलता है उसके फ्लेम के कलर से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये सब जो हम जब लॉन्ग में करेंगे तो उसमें हम ये डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम सिर्फ शॉर्टली सिर्फ यही लिखेंगे। थर्ड पॉइंट में इसकी एग्जांपल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इन अ गिवन सैंपल ऑफ ग्लूकोज वी आइडेंटिफाई दैट कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द सैंपल। ठीक है, अगर हमें एक सैंपल दिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये ग्लूकोज का सैंपल है और कैसे आइडेंटिफाई करा, हमने कहा इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। बट डोंट एग्जामिन द अमाउंट ऑफ ईच कॉम्पोनेंट। तो हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि उस सैंपल में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन ये नहीं हमने एग्जामिन करा कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो है क्या रेशियो है या उनका क्या अमाउंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। उसके बाद हम करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, द डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ वन और मोर सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और सैंपल इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम किसी भी सैंपल या कंपाउंड के अंदर जितने भी आयंस या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी क्वांटिटी भी मालूम करते हैं, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो। ये जो दोनों डेफिनेशंस हैं ये मैंने बुक से ही लिखी हैं। आप चाहें तो इसमें से वीडियो से देखने के बाद बुक में मार्क कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि कभी कभी मुझसे लिखते हुए स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। ये पॉइंट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। पॉइंट 1 में ये पता चला कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमें सैंपल दिया जाता है या कंपाउंड गिवन होता है, हम उसकी अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या आयंस हैं सिर्फ वही फाइंड नहीं करते, बल्कि उसके साथ साथ हम उनकी क्वांटिटी भी फाइंड करते हैं कि वो उनकी क्वांटिटी कितनी है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ परफॉर्म बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स बोथ। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम फिजिकल और केमिकल दोनों मेथड यूज़ करते हैं। फिजिकल और केमिकल मेथड्स की मैंने एग्जांपल नहीं दी, हम चाहें तो एक दो एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम दे देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी जो की जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, और दूसरी एग्जांपल हम दे देते हैं, हमें न्यूट्रलाइजेशन भी करते हैं इसके अंदर, और हम ऑक्सीडेशन दे देते हैं। ठीक है, ये मैंने 2 एग्जांपल इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इनको हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे क्योंकि फिर ये लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये दोनों जो एग्जांपल हैं ये उन मेथड्स की हैं, फिजिकल और केमिकल मेथड की। स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिकल है और ऑक्सीडेशन जो है केमिकल मेथड है। थर्ड पॉइंट हम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन अ गिवन सैंपल वी क्वान्टिफाई द अमाउंट और रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसमें हम एग्जांपल में कहेंगे कि अगर हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिला था तो हमने सिर्फ यही फाइंड नहीं करा कि जो सैंपल है वो ग्लूकोज का है, बल्कि हमने उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी मालूम करी, हमने क्वांटिफाई भी करा है। और फिर हमने उसको जो है डिटरमाइन क्या करा, हमारा सैंपल जो है वो क्या है, ग्लूकोज है, और उसमें कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं और ऑक्सीजन 6 हैं। तो इस तरह से ये आपका सवाल जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एरर रिलेटेड टू योर लाइफ। इस क्वेश्चन में हमसे जो है एरर्स पूछें, और एरर मैंने आपको डिफाइन करा था। एरर क्या होते हैं, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करें, उस एक्सपेरिमेंट में अगर हमारी वैल्यू जो है वो ठीक नहीं आती, हमारी वैल्यू में कुछ डिफरेंस आता है, वो कहलाते हैं एरर। एरर्स जो है 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं, जो हम इक्विपमेंट एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं उनकी कुछ ख़राबी की वजह से होते हैं। जैसे कि कोई अगर स्केल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो है सही मार्किंग ना हुई हुई हो, या जो हम बीकर यूज़ कर रहे हों उसकी मार्किंग ख़राब हो, या फिर जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हों वो ख़राब हो, या फिर जो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है उससे कोई मिस्टेक हो जाए, तो ये तो हो जाता है सिस्टमेटिकल एरर, जिसको हम सही भी कर सकते हैं। लेकिन रैंडम एरर जो होता है वो ठीक नहीं कर सकते हम। रैंडम एरर जो होता है, जैसे कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो है टेम्परेचर ज़्यादा है मौसम का, तो उससे भी उसमें फ़र्क पड़ जाता है, या फिर टेम्परेचर कम होने से भी कोई एक्सपेरिमेंट हमारा ख़राब हो सकता है, या फिर हवा ज़्यादा होने से भी ख़राब हो सकता है। उसके अलावा रैंडम एरर उस तरह भी होता है कि जब हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें रीडिंग लेते हुए तो देखने के मुख्तलिफ पोजीशन से भी रीडिंग चेंज हो जाती है, ये होते हैं रैंडम एरर, और इनको हम ठीक नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे एरर्स की टाइप या एरर की डेफिनेशन नहीं पूछी, हमें कुछ एग्जांपल्स देनी है एरर्स की जो हम अपनी कॉमन लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड ही देनी है। मैंने इसमें 8 एरर्स लिखे हैं, आप चाहें तो इसमें से कुछ कम कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। सबसे फर्स्ट जो है इक्विपमेंट मेल फंक्शनिंग। हमें पता है इक्विपमेंट की ख़राबी हो सकती है, उनमें कोई मेल फंक्शनिंग हो सकती है। नंबर 2 है सैम्पल मिक्सअप, यानी कि अगर हमने मुख्तलिफ सैंपल रखें और उसमें लेबलिंग गलत कर दी तो वो सैंपल भी मिक्स हो सकते हैं। थर्ड है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस किस चीज़ का हो सकता है, विंड हो सकती है, हवा, और टेम्परेचर है, वाटर है, ये सब इंटरफेरेंस होते हैं। नंबर 4 है प्रोसीजर नॉट फॉलोड। जो हमें प्रोसीजर बताया गया था उसको हमने फॉलो नहीं करा, उसमें कुछ हमने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, कुछ मिस्टेक कर दी। नंबर 5 है ऑब्जर्वेशन एरर, यानी जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब हम ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं या रीडिंग ले रहे हैं वो हमने केयरफुली नहीं लिए, रीडिंग नोटेड केयरलेसली, रीडिंग को जो है केयरलेस तरीके से लिया गया, उसको प्रॉपर नहीं लिया गया। पॉइंट 6 है व्हेन टेकिंग अ वॉल्यूम रीडिंग वैल्यूज टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल ईच टाइम। जब हम किसी चीज़ की वॉल्यूम की रीडिंग ले रहे हों तो हम हर बार उसको मुख्तलिफ एंगल से देख रहे हों, जिसकी वजह से हमारी रीडिंग डिफरेंट आ जाती है। तो ये लास्ट वाले तीनों जो हैं रैंडम एरर की एग्जाम्पल्स हैं।
ठीक है। अगर कहीं पे अलग से रैंडम एरर की एग्जांपल पूछें तो आप ये तीनों एग्जांपल में दे सकते हैं। नंबर 7 है मेजरिंग हाइट इज़ अफेक्टेड बाय माइनर पोस्चर चेंज। जब हम हाइट नाप रहे हो, अगर हम सीधे नहीं खड़े हो, थोड़ा सा भी झुके हुए हो, तो हमारी हाइट की रीडिंग में फ़र्क आ जाता है। ये भी एक रैंडम एरर है। नंबर 8 है चेंजिंग पोजिशन ऑन वेइंग मशीन चेंजेस वेट रीडिंग। अगर हम वेट कर रहे हैं वेइंग मशीन पे और हम अपने थोड़ा सा झुक जाएं या साइड में हो जाएं तो हमारा वेट की रीडिंग भी गलत आ जाती है। ये भी एक रैंडम एरर है। ये जो लास्ट के तीनों हैं रैंडम एरर की एग्जांपल्स हैं और इससे पहले जो है वो सिस्टमेटिक एरर है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बुक से अगर आप लिखना चाहें तो बुक से आप ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का द डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच अमाउंट और क्वांटिटी of one or more substance present in compound or sample is called quantitative analysis। quantitative analysis के अंदर हम किसी सैंपल या कंपाउंड के अंदर एक या एक से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस पाई जाती हैं उनकी क्वांटिटी या अमाउंट फाइंड करते हैं। इट डील्स विद लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिफाइंग मेथड्स विच आर क्लासिफाइड एज फिजिकल और केमिकल। इसके जो हैं बहुत सारे तरीके इसके लिए यूज़ किए जाते हैं जो कि फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के होते हैं। फिजिकल मेथड की हेडिंग डालेंगे। मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, टेम्परेचर, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, कलर एंड टेक्सचर। इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या क्या चीज़ें जो फाइंड करते हैं, डेंसिटी फाइंड करते हैं, टेम्परेचर फाइंड करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की कोई ऑब्जेक्ट जो है वो या कोई सब्सटेंस जो है वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रही है, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस भी नोट करते हैं और कलर और टेक्सचर वगैरह भी नोट करते हैं। द फिजिकल मेथड यूज टू मेजर दीज प्रॉपर्टीज़ आर फॉरियर ट्रांसफॉर्म, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो हमने चीज़ें फाइंड करनी है ना, ये टेक्सचर, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इसके लिए जो हम फिजिकल मेथड यूज़ करते हैं उसमें से एक इन्होंने बताया हमें फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी FTIR। दूसरा हमें बताया है एटॉमिक इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी AES, ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस एंड एनर्जी डिस्पर्स एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी EDS। जो एक्सरेज होती हैं उनके ज़रिए भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है जिसको हम कहते हैं EDS। तो ये मुख्तलिफ मेथड हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं। ये आपने कॉमनली नहीं देखी होंगी क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ में होती हैं जहाँ पे ये सारे प्रोसीजर्स किए जाते हैं और इन चीज़ों की एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद सेकंड पार्ट हम इसका करेंगे केमिकल मेथड। कौन से केमिकल मेथड यूज़ किए जाते हैं? मेजर केमिकल रिएक्शन सच एज प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन और न्यूट्रलाइजेशन एंड मेजर्स बाय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड कंबस्शन एनालिसिस। तो जो केमिकल मेथड है इसके लिए केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं या फिर न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस कराते हैं। जो हम प्रोसीजर जो यूज़ करते हैं उनको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस या कंबस्शन। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, इसके अंदर हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं और इसके अंदर टाइट्रेशन का मेथड करते हैं। और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर हम जो है पहले हम सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसमें प्रेसिपिटेशन करते हैं और प्रेसिपिटेट को फिर अलहदा करके और उसका वेट करते हैं। इसमें हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं और ग्रेविमेट्रिक के अंदर हम वेट करते हैं। और कंबस्शन के अंदर हम ये क्या करते हैं कि जो भी हमें सब्सटेंस गिवन होता है उसको हम जलाते हैं। ये कंबस्शन का पूरा प्रोसीजर इस तरह दिखाया हुआ है। ये जो एक ट्यूब लाइक है, इसके अंदर जो है वो जिस चीज़ का एनालाइज करना है वो सब्सटेंस डाली है और फिर इसको यहाँ से बर्न करा। जब हमने बर्न किया तो यहाँ पे 2 U ट्यूब लगी हुई होती हैं एक साथ, तो इसके वेपर्स बनेंगे। जब वेपर्स बन के जाएंगे इधर U ट्यूब के अंदर जाएंगे। यहाँ पे वाटर एब्जॉर्बर रखा होता है लगा, इस ट्यूब के अंदर वाटर एब्जॉर्बर होता है और इस ट्यूब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर होता है। इसके अंदर जो हम एनालिसिस कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जब भी बर्न करेंगे उसमें से 2 चीज़ें निकलती हैं, एक वाटर और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो इसमें से 2 चीज़ें निकली हैं तो ये 2 U ट्यूब अलग से लगाई हैं। तो एक चीज़ इस U ट्यूब में जिसके अंदर वाटर एब्जॉर्बर रखा हुआ है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे कोई और सब्सटेंस रखी हुई है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो फिर इनका जो है वेट कर लिया जाएगा अलग अलग, जिससे पता चल जाएगा कि इनके अंदर ये भी जो हमें कंपाउंड दिया था इसके अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी क्वान्टिटी में है। केमिकल मेथड आप यहाँ तक लिखेंगे बस। कंबस्शन आपका जो है डिस्क्राइब नहीं किया, इसमें सिर्फ डायग्राम दी हुई है। बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आपको बहुत शॉर्टली बताई हैं क्योंकि ये आपने बड़ी क्लासेस में इसकी स्टडी करनी है, लेकिन आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे ये चैप्टर जो है ऐड किया गया है आपकी बुक में। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्रिमिनेट विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टेड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन गैस प्रिपरेशन इज एक्यूरेट, प्रिसाइज और एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बोथ एंड नन ऑफ दीज।
हमें ये 4 रिज़ल्ट बताएं किसी एक्सपेरिमेंट के और हमसे पूछा है इनमें से कौन सी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट और प्रिसाइज है। तो जब हमें एक्यूरेट रीडिंग किसी की बतानी होती है तो एक्यूरेट रीडिंग को हम उसकी ट्रू वैल्यू से कंपेयर करते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने क्वेश्चन में हमें ट्रू वैल्यू ही नहीं गिवन की है। ये हमने ट्रू वैल्यू सपोज कर ली 32। उसकी रीज़न हमने ये ली है क्योंकि 32 इस चारों के पास मौजूद है और सबसे ज़्यादा रिपीटिंग भी 32 है, इसलिए हमने सपोज कर लिया कि जो ट्रू वैल्यू है वो 32 है। तो अब हम 32 से कंपेयर करके इसको करेंगे। मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि प्रिसाइज वैल्यूज़ कौन सी होती हैं। तो जो हमें एक एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स होती हैं ना, उन हम रीडिंग्स को कंपेयर करते हैं। वो जो रीडिंग्स एक दूसरे के करीब करीब की होती हैं वो प्रिसाइज वैल्यूज़ होती हैं। जैसे अब इसके अंदर एक रीडिंग 32 है, एक 45 है, 17 है और 23 है। तो ये रीडिंग्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर की हैं, करीब की नहीं हैं। और क्योंकि पॉइंट में नहीं है, जब पॉइंट में होती है ना, पॉइंट की वैल्यूज़ को भी कंपेयर करते हैं प्रिसाइज वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमने ये देखना होता है कि वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब हों, और दूसरा हमें उसकी पूरी डिटेल्स चेक करनी होती है। अब इसमें तो क्योंकि पॉइंट में नहीं है तो बहुत सिंपल सा है, 32, 45, 17, 23 ये सब बिल्कुल अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ हैं, इनमें कोई क्लोजनेस नहीं है। तो ये जो है ये वाला हमारा जो एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट है ये प्रिसाइज नहीं है, हम लिख देंगे नॉट प्रिसाइज। ठीक है, सबसे पहले चाहें तो सारे प्रिसाइज देख लेते हैं। अब इसके अंदर देखें 32 है, 33, 34, 35। तो ये जो है एक बिल्कुल तरतीब से है, 32, 33, 34, 35 एक एक नंबर के डिफरेंस है, बहुत क्लोज वैल्यूज़ हैं, तो ये प्रिसाइज वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाले में हम देख लेते हैं। थर्ड वाले में 32, 45, 45, 32 इन वैल्यूज़ को देखें तो आप इन तमाम वैल्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। 32 और 45 में अच्छा खासा डिफरेंस है। अगर 1 या 2 का डिफरेंस हो तो हम उसको प्रिसाइज मानते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये भी प्रिसाइज नहीं है, नॉट प्रिसाइज। इसमें देखें 32, 32, 33, 32, तो 3 वैल्यूज़ तो 32 हैं, एक उसके बिल्कुल क्लोज 33 है, तो ये तो प्रिसाइज है, बहुत क्लियर। प्रिसाइज का तो मसला हल हो गया। अब इसके बाद हम एक्यूरेसी चेक करते हैं। एक्यूरेसी चेक करने के लिए सबसे पहले हमने, क्योंकि हमें एक जो है ट्रू वैल्यू गिवन होती है, इसमें हमें ट्रू वैल्यू नहीं गिवन थी, तो हमने एक सपोज कर ली जो ट्रू वैल्यू है वो है 32, क्योंकि 32 इन चारों के पास मौजूद है, इसलिए सबसे ज़्यादा आया भी 32 है, इसलिए हमने सपोज किया। लेकिन वैसे क्वेश्चन में एक जो है ट्रू वैल्यू गिवन होती है, उसी से कंपेयर करते हैं, अपने आप सपोज नहीं करते। यहाँ हमने मजबूरी में सपोज किया है। तो अब हम जो है एक्यूरेट वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? अब इन सारी वैल्यूज़ का सम निकाल के इनके नंबर से डिवाइड करेंगे। 32, 45, 17 और 23 को प्लस करके 4 से डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर आ रहा है 29.25। अब ये देखें 29.25 32 के क्लोज नहीं है। ये जो एवरेज वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू के क्लोज होती है, तो हम कहते हैं एक्यूरेट है। तो इसका मतलब ये क्लोज नहीं है, तो हमारा आंसर जो है नॉट एक्यूरेट है। इसी तरह सेकंड जो है ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं हम। तो इन चारों को हमने प्लस करके 4 से डिवाइड करा, हमारे पास आया 33.5। 33.5 जो है 32 के करीब नहीं है, तो ये भी नॉट एक्यूरेट है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये 34 बन जाएगा। 34 और 32 जो है वो क्लोज नहीं है। इसके बाद हमने ये जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी, इसका जब हमने सम निकाल के इसको 4 से डिवाइड करा, हमारे पास आंसर आया 38.5। आप ये निकाल के देख लीजिएगा, और ये इसमें शो करने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए सिर्फ करा है। 38.5 भी 32 का क्लोज नहीं है, तो ये नॉट एक्यूरेट है, ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है। इन चारों वैल्यूज़ का जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, इसमें हमने चारों वैल्यूज़ को सम निकाला और उसको 4 से डिवाइड करा, हमारे पास आया 32.2। तो देखें 32.25 आया, बल्कि 32.25 जो है वो 32 का कितना क्लोज है, तो इसका मतलब है ये एक्यूरेट वैल्यू है। सिर्फ 0.2 का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस इज़ एक्यूरेट वैल्यू। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी सा तरीका है, सिर्फ 2 पॉइंट आपने याद रखने कि प्रिसाइज के लिए वो जो वैल्यूज़ निकली हैं वो आपस में थोड़ी क्लोज हो, और एक्यूरेट जो है, एक्यूरेट के लिए जो हम इन वैल्यूज़ का एवरेज निकालें वो एवरेज ट्रू वैल्यू के क्लोज हो, वो एक्यूरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वी यूज़ पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस इन एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड। एडवांस इंडस्ट्रियल मेथड्स के अंदर हम क्यों पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस यूज़ करते हैं? इसका आंसर हमें थोड़ा अपने पास से लिखना होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
इसका आंसर हम लिखेंगे पोटेंशियोमेट्रिक मेथड इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल्स ऑफ मेटेलिक स्ट्रक्चर इन अ गिवन एनवायरनमेंट। पोटेंशियोमेट्रिक मेथड जो है किसी भी गिवन सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस करने के लिए ये एक केमिकल मेथड है, इसमें केमिकल यूज़ होते हैं। इट इज़ नॉट ओनली यूज टू मेजर द pH, ये सिर्फ pH मालूम करने के लिए यूज़ नहीं होता, बट ऑल्सो यूज़ इन क्लिनिकल एनालिसिस, बल्कि ये क्लिनिकल एनालिसिस में भी यूज़ होता है, सच एज टू डिटरमाइन द ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ब्लड के अंदर जो हम कभी कभी टेस्ट करवाते हैं ना कितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो वो भी उसको भी फाइंड करने के लिए यही मेथड पोटेंशियोमेट्रिक का मेथड ही यूज़ किया जाता है। तो इस पोटेंशियोमेट्रिक का मेथड जो है क्लिनिकल एनालिसिस में भी यूज़ होता है। थस इट इज़ एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये एक एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड है क्योंकि इसके लिए बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, इसलिए ये एक एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड है जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन था इसलिए हमें शॉर्ट आंसर लिखना होगा। और पोटेंशियोमेट्रिक का जो है आपकी बुक में भी इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो कुछ भी इसमें डिस्क्राइब नहीं करा, सिर्फ यही बताया कि ये किस लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ साइंटिस्ट आर यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में फूड की या उन इंडस्ट्रीज़ में बनने वाली अशिया की क्वालिटी कंट्रोल के लिए कैसे यूज़ की जाती हैं, ये हमें डिफ़ाइन करना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने देखी थी ना कि जो सबसे बड़ी जो होती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं ऐसे, जिनका सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है, और फिर बहुत सारी दूसरी आती हैं। इसके बीच में जो है रेडियो एक्टिव वेव्स के बाद जो है इंफ्रारेड भी आती हैं और लाइट भी आती है, और जो फिर सबसे छोटी होती हैं वो कौन सी होती हैं, गामा रेज होती हैं, सबसे छोटी वेवलेंथ वाली। जिनका वेवलेंथ सबसे छोटा है उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जिनका वेवलेंथ बड़ा होता है उनकी फ्रीक्वेंसी छोटी होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि आप फिज़िक्स में इसका चैप्टर पढ़ के आए, उनमें जो विजिबल लाइट और इंफ्रारेड होती हैं वो इसके अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ की जाती है। उस विजिबल लाइट को सैंपल के ऊपर एक मोनोक्रोमेटिक रे के ज़रिए जो होता है अप्लाई किया जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर में हमें जो है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्क्राइब नहीं करना, मैं इंशाल्लाह ताला स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा आपको अलग से इसका पूरा डिस्क्राइब करूँगी, उसकी टाइप भी डिस्क्राइब करूँगी। इस क्वेश्चन में हमें जो है सिर्फ ये जो है बताना है कि किस तरह से डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। इसका आंसर जो है आप नोटिफाई कर लें क्योंकि ये भी बुक में नहीं लिखा हुआ। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ एनालिटिकल टेक्निक इंट्रोड्यूस इन 1950। 1950 में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की एनालिटिकल टेक्निक जो इंट्रोड्यूस हुई, विच क्वालिफाई एंड क्वान्टिफाई द इंफॉर्मेशन अबाउट सैम्पल इन लेस टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये जो टेक्निक है ये गिवन सैंपल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत कम टाइम में और बहुत कम कॉस्ट के अंदर जो है मालूम करते हैं इसके ज़रिए। इट इज़ नॉन हैज़र्डस, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, कोई हैज़र्ड्स भी नहीं है क्योंकि इंफ्रारेड जो होती हैं वो हार्मफुल नहीं होती, तो इससे कोई हार्म होने का भी ख़तरा नहीं होता। बिकॉज नो एनी पॉल्यूटिंग केमिकल इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट। अब क्योंकि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इंफ्रारेड यूज़ करें, इंफ्रारेड जो हैं वो हार्मफुल नहीं होती और जो है कैंसर कॉज भी नहीं करती, तो इसलिए वैसे ही सेफ़ हो गया। और दूसरी बात ये भी है कि इसके अंदर हम कोई भी पॉल्यूटिंग केमिकल हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ इंफ्रारेड यूज़ कर रहे हैं जो कि हार्मफुल नहीं है। इट इज़ बेसिकली यूज फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन फूड प्रोडक्ट्स, पॉलीमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ इन नाउ अ डेज। तो आजकल इंडस्ट्रीज़ में, पॉलीमर्स में और फूड प्रोडक्ट्स में फंक्शनल ग्रुप स्पेसिफाई करने के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ की जाती है। इट इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर क्वालिटी कंट्रोल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। जो भी इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन होती हैं उनकी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए ये एक बेहतरीन इफेक्टिव टूल है। यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है लिस्ट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री की आपको सिर्फ एप्लीकेशंस बतानी है कि इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आपकी बुक में पेज नंबर 118 पर इसका आंसर है एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री। यहाँ से यहाँ तक है, पूरा लिखना है आपने। फर्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड। इसके ज़रिए जो है हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो डिसोसिएशन हो रही होती है उसके कांस्टेंट की डिग्री फाइंड कर सकते हैं।
सॉलिबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कैन बी डिटरमाइंड। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं जो कि बहुत कम डिज़ोल्व होते हैं, तो ऐसे सॉल्ट की सॉलिबिलिटी भी इसके ज़रिए मालूम की जा सकती है। नंबर 3 है रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी स्टडीड। जो भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है उस रिएक्शन का एक ना एक टाइम ऐसा होता है जिसपे कांस्टेंट हो जाता है वो रिएक्शन, तो उसका रेट जो होता है कांस्टेंट का रेट भी इसके ज़रिए फाइंड किया जा सकता है। ये हमने रेट कांस्टेंट वगैरह जो है अपने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा था। 4th पॉइंट है एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन कैन बी डिटरमाइंड। इसके ज़रिए हम पहले से मालूम कर सकते हैं कि कोई अगर हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तो किस पॉइंट पे जाके टाइट्रेशन का पॉइंट जो है वो कंप्लीट होगा। तो वरना टाइट्रेशन का प्रोसीजर कितना लंबा होता है, बहुत लंबा टाइम लेता है, उसमें मिस्टेक्स भी आ जाती हैं। लेकिन इस मेथड के ज़रिए, कंडक्टोमेट्री के मेथड के ज़रिए ये हम बहुत ईजीली, बहुत आसानी से और बहुत लेस टाइम में फाइंड कर सकते हैं। ये आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।